और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आप देख रहे हैं जनादेश। और आज दिन भर मतदान कैसा रहा? आज चौथे चरण के लिए चुनाव प्रचार भी हालांकि जारी था। हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कुमार आलोक जुड़ रहे हैं हावड़ा से और हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़ रहे हैं नादिया से। आलोक, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से हम देख रहे हैं पिछले जो चरणों में मतदान प्रतिशत रहा लगभग उसी के आसपास का मतदान इस बार भी हुआ है, लेकिन जो एक चिंता जो लगातार कायम थी और जिसकी वजह से सुरक्षा तैयारियां भी पुख्ता की गई थी, वो चिंता लगता है आज भी बनी रही। जी बिल्कुल सही कहना है आपका, क्योंकि जो मैंने पहले भी कहा था कि जो बूथ के अंदर, मतदान केंद्र के अंदर जहां भी मतदान हुआ, शांतिपूर्ण मतदान हुआ। हाँ, कोई मतदान केंद्र के अंदर किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत नहीं मिली है। लेकिन मतदान केंद्र के बाहर जहां पर राज्य पुलिस को ये जिम्मेवारी सौंपी गई थी कि आपको मैनेज करना है 100 मीटर के दूरी पर, तो बहुत सारी ऐसी जगह रही जहां पे हिंसा हुई। कुछ जिलों में कैजुअलिटी के समाचार आए, कहीं एक डेथ भी हुआ, कहीं बम विस्फोट हुआ, कहीं क्लैशेस हुआ दो ग्रुप के बीच में, और कहीं पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो ये एक जिम्मेवारी जो है राज्य सरकार की होती है, और राज्य सरकार पहले भी चुनाव आयोग आश्वस्त कर चुका था कि एक तो प्री पोल हिंसा और उसके बाद पोस्ट पोल हिंसा की यहाँ पर आशंका बनी हुई रहती है। तो आज जब तीसरा चरण का चुनाव संपन्न हुआ है, तो चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि पोस्ट पोल जो हिंसा हो रही है उस पर काबू पाया जाए। तो देखना है कि आज जब चुनाव खत्म हुआ है, कल का दिन कैसा होता है, फिर परसों का दिन कैसा होता है, और 25 तारीख को जो चुनाव होगा चौथे चरण का, उसके लिए भी खासकर चुनाव आयोग काफी मुस्तैद है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और आज एक बड़ी संख्या थी, 62 सीटों पर मतदान हुआ, और पिछले चुनावों के आंकड़े बताते कि इन 62 सीटों में से 29 पर पिछली बार ममता बनर्जी, उनकी पार्टी का कब्जा हुआ था। तो आपको लगता है कुछ इन आंकड़ों में कुछ बदलाव के संकेत मिलते हैं? क्या जमीनी स्तर पर बदलाव आपको लगता है इन आंकड़ों के लिहाज से और आज के चुनाव के रुझानों के लिहाज से? देखिए, अगर हम उत्तर कोलकाता की बात करें तो देखिए, ब्रिज कोलैप्स जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा बन के उभरा, खासकर शहरी क्षेत्र के लिए। तो मतदाताओं के मन में कहीं ना कहीं ये चीज़ तैर रहा था। दूसरा चीज़, जो ममता बनर्जी का चुनाव आयोग के साथ जो उनका टसल चल रहा है, और जिस तरीके से आपको पता होगा कि जब इंद्र कुमार गुजराल प्रधानमंत्री हुआ करते थे, तो बिहार से उन्होंने उपचुनाव लड़ा था पटना सीट से, और उस पटना सीट पे काफ़ी धांधली हुई थी। राजनीतिक दलों ने शिकायत की थी। उस शिकायत के आधार पर उस समय चुनाव आयोग सेशन थे, और उन्होंने उस चुनाव को रद्द किया, और आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया। तो ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ममता बनर्जी को जो चुनाव आयोग ने शो कॉज नोटिस दिया है, और उसके बाद चीफ सेक्रेटरी ने उसका जवाब दिया है, उसके बाद फिर से शो कॉज नोटिस जो चुनाव आयोग के द्वारा दिया गया है, उसका ममता बनर्जी क्या जवाब देती है। जी बिल्कुल। अब हम रुख करते हैं अश्विनी मिश्र का। अश्विनी, जिस तरह से हम जानते हैं कि इस चरण में एक बड़ी संख्या मुर्शिदाबाद जिले की थी और वहां से 22 सीटें आती हैं, और हम जानते हैं कि वहां पे परंपरागत रूप से कांग्रेस का कब्जा रहा है। आपको लगता है इस पूरे चरण में देखा जाए तो टीएमसी के लिए, ममता बनर्जी के लिए एक बड़ी चिंता का विषय रहा होगा अल्पसंख्यक मत और खासकर मुर्शिदाबाद के आसपास के इलाके? जी ओम प्रकाश, इस तरीके से आप कह रहे हैं कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, और कांग्रेस का ये एक तरीके से कह सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मालदा और मुर्शिदाबाद अंतिम किले हैं। लालगढ़ का जो वामपंथियों का किला था वो ढह चुका है, और अब कांग्रेस और वामपंथी दल आपस में मिलकर अपनी जो बची हुई नींव है उसको नए सिरे से तलाश कर अपनी वजूद को बनाए रखने की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। सही मायने में ये भी कहा जा सकता है, क्योंकि दोनों राजनीतिक दलों का जो भविष्य है यहाँ की भावी राजनीति में, वो भी ये तय करेगा। और साथ ही साथ जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में गैर भाजपा राजनीतिक दलों के गठबंधन की जो बात होती है, उसकी भी सुगबुगाहट कहीं इसी तरीके से तान पकड़ती है। लेकिन जो मज़ेदार बात है ओम प्रकाश, वो ये है कि 22 सीटें मुर्शिदाबाद में है, 22 सीटों की 12 सीटों पर ही कांग्रेस और माकपा का गठबंधन हो पाया था। बची हुई 10 सीटों पर सीपीएम और उसके सहयोगी दल खुद ही कांग्रेस से अपना हाथ से हाथ मिला, मतलब पंजे से पंजा मिला रहे थे। तो एक किस तरीके का गठबंधन और किस तरीके का इसका भविष्य होगा, ना नीतियां स्पष्ट है, ना नीति स्पष्ट है, ना ही इसकी नियत स्पष्ट दिखती है। हाँ, जो विशेष रूप से अन्य बातें हैं कि पिछले अगर चुनाव में देखें तो इन सभी 62 सीटों पर कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने मिलकर साथ लड़ा था चुनाव। 29 सीटें टीएमसी को मिली थी और 16 सीटें कांग्रेस को मिली थी, यानी कि दोनों के गठबंधन को इस क्षेत्र में कंपेरेटिवली सीपीएम से और
वामपंथी दलों से बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी। एक सीट आरएसपी, एक सीट एसपी को भी मिली थी और फॉरवर्ड ब्लॉक को मिली थी। तो इन सब परिप्रेक्ष्यों में जबकि अब राजनीतिक समीकरण बदल चुके हैं, गठबंधन बदल चुका है और वोट प्रतिशत भी पिछले चरणों की तरह जबरदस्त है, जो कि तकरीबन 83-84% के आसपास ओवरऑल जाएगा। तो दिलचस्प होगा देखना कि जनता क्या जनादेश देती है। बिल्कुल अश्विनी, आप बने रहे हमारे साथ और लोग आप भी। अब चौथा चरण हमारे सामने है, 25 तारीख को यहाँ पे मतदान होना है और ये चरण क्यों खास है इस पे नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के तहत तो 2 जिले यहाँ मतदान होंगे और 2 जिलों की 49 सीटों पर 25 अप्रैल को मतदान होना है और इससे जुड़ी जो आंकड़े हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। 9 सीटें अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें हैं। इन 49 सीटों में से एक अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीट है और हम जानते हैं 25 तारीख को यहाँ मतदान होना है और उम्मीदवारों की संख्या 345 है। तो एक बड़ा आंकड़ा एक ये भी कहा जा सकता है। और चौथे चरण के जो पिछले बार के जो आंकड़े थे पार्टीवार जो उम्मीदवार हैं उस पर हम नजर डाल लेते हैं। टीएमसी सारी सीटों पर लड़ रही है, बीजेपी सारी 49 सीटों पर लड़ रही है, लेफ्ट फ्रंट 34 सीटों पर, कांग्रेस 12 सीटों पर और बीएसपी 35 सीटों पर खम ठोक रही है। तो टीएमसी और बीजेपी सारी सीटों पर और इस चरण में भी जो तीसरा चरण आज गुजरा उसका भी आंकड़ा यह था। और हम 2011 के चुनाव परिणाम देख सकते हैं। टीएमसी 43 सीट 49 सीटों में से हासिल टीएमसी ने किया था। लेफ्ट 4 सीटों पे जीत हासिल की, कांग्रेस 2 सीटों पर जीती थी और बीजेपी के खाते में 0 था। तो ये जो आने वाला चरण है ये टीएमसी का एक तरह से पूरी तरह से दबदबा रहा है। और 2014 के लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर इन 49 सीटों पर नजर डालें विधानसभा वार बढ़त तो हम देख सकते हैं टीएमसी के खाते में 44 सीटें जाती दिखती हैं। लेफ्ट जो है 2 सीटों पर उसको बढ़त मिली थी और बीजेपी को भी 3 सीटों पर बढ़त मिली थी और कांग्रेस जो है इस मामले में 0 रहा था। तो एक भाजपा के लिए अच्छा संकेत है अगर 2014 के लोकसभा चुनावों के आधार पर विधानसभा वार अगर हम बढ़त देखें। लेकिन एक बात खास है कि टीएमसी अपनी बढ़त बरकरार 2011 की तरह रखती दिख रही है। और हम फिर रुख करते हैं अपने संवाददाता अश्विनी का। अश्विनी, आज आप प्रधानमंत्री की रैली में भी थे और चौथे चरण का चुनाव होना है उसके आंकड़े हम देख रहे थे किस तरह से टीएमसी की यहां पे बढ़त रही है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कुछ गंभीर मुद्दे सामने रखे और जिस तरह के उपमा का इस्तेमाल किया वो ऐसा लगता है कि जिस तरह से औद्योगिकीकरण और जो तमाम विकास के काम नहीं हुए कई सवालों को जन्म देता है। ओम प्रकाश, एकदम सही बात है। प्रधानमंत्री ने हर तरीके से यहाँ के सत्ता पक्ष को घेरा और साथ ही साथ जो विपक्ष में गठजोड़ कर चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी उन्होंने घेरा। उन्होंने साथ साथ कहा कि अगर बंगाल में आप दोस्ती करते हैं तो केरल की कुश्ती कैसी, जनता सब समझती है। और अगर नारदा हुआ सारी चीज़ों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये उम्मीद की जा रही थी कि वामपंथी का जब सूर्यास्त होगा तो एक नए सूरज का उदय होगा, लेकिन वो नहीं हो पाया। एक अमावस्या आई और अमावस्या की वो रात काली लगातार चल रही है। और उन्होंने लक्षणा, व्यंजना और अभिधा का इस्तेमाल करते हुए कहा कि नए सूर्योदय के लिए ज़रूरी है कि कमल खिले। तो ये सब सारी उपमाएं प्रधानमंत्री ने दी अपने चिरपरिचित अंदाज में। और वो भी कहा, एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि 43 सीटें साफ तौर से टीएमसी का ये गढ़ माना जाता है। कांग्रेस और लेफ्ट के पास 6 सीटें हैं, लेकिन एक बाई इलेक्शन में एक सीट भाजपा की, ये बशीरहाट की ही सीट भाजपा जीतने में कामयाब रही थी। और इस सीट पर इस समय निवर्तमान जो विधायक हैं वो भाजपा के हैं, समीक चटर्जी। तो ये कहीं ना कहीं पूरे लोकसभा चुनाव में 17% का इजाफा होता है। और अगर इन कई सीटों पर भाजपा को बढ़त मिलती है लोकसभा चुनाव में तो ये निश्चित तौर से भाजपा के लिए एक मेन फोकस होगा। ओम प्रकाश जी, अश्विनी, निश्चित तौर पर काफी जो है इस पे नजर डालेंगे और मतदाता भी इस पे नजर रखेंगे कि बंगाल की जो दोस्ती है और केरल की कोशिश के बीच में क्या कोई विरोधाभास है। यहाँ पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। अश्विनी और आलोक आप हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पे हम रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो तमिलनाडु से कुछ खबरें लेंगे। अब सिर्फ 31,000 रुपए में खुशियां घर लाई है। बजाज सिटी 100, खुशियों का जैकपॉट। हाँ? चौक लगा ले गाना आइटम वाला। ये मार 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 मसाला। इंडिया को चाहिए एंटरटेनमेंट फुल मसाला मार के, इसलिए डिश टीवी दे सबसे ज्यादा मसाला, सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट। डिश टीवी लाइव मसाला मार के। सुनो सुनो किसान भाइयों, सुनो सुनो, ओ सुनो
सुनो किसान भाइयों, सुनो 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 किसान भाइयों, ध्यान लगाकर बात सुनो। नीम कोटेड यूरिया आया, खेती में नई क्रांति लाया। इससे यूरिया की क्षमता और बढ़े, नाइट्रोजन जमीन को बेहतर मिले। नीम के गुणों से कीटाणु मरे, पानी को दूषित ना करे। तो भाइयों, नीम कोटेड यूरिया से हो मेहनत सफल, बेहतर हो खेत, पानी और फसल। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। प्रियंका भारती, हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपने मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। तमिलनाडु की बात करें तो तमिलनाडु में भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की मौजूदगी में जारी किया गया। घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी का वादा है, तो साथ ही जली कुट्टू को फिर से शुरू कराने का वादा भी है और इसी के साथ किसानों के कर्ज माफी और उदय योजना को लागू करने और भ्रष्टाचार पर लगाम कसने के लिए लोकायुक्त नियुक्त करने की भी बात इसमें कही गई है। और वहीं तमिलनाडु की आरके नगर सीट पर मुख्यमंत्री जयललिता तो चुनावी मैदान में हैं ही, लेकिन खास बात यह है कि इस सीट पर विपक्षी दलों ने भी महिला प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतार दिया। जयललिता, वसंती देवी, शिवला मुथुचोझन, आरके नगर सीट पर इस बार चुनावी जंग में 3 महिलाएं आमने सामने हैं। एआईएडीएमके की प्रमुख और राज्य के मुख्यमंत्री जयललिता तमिलनाडु की राजनीति में अम्मा के नाम से जानी जाती हैं। उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में भी गहरी छाप रखता है। वो आरके नगर सीट से पिछला चुनाव रिकॉर्ड मतों से जीती थी और सत्ता की कुर्सी पर दोबारा काबिज हुई थी, लेकिन इस बार सीट पर मुकाबले में 3 और महिलाएं उतर आई हैं। पीडब्ल्यूएफ के घटक वीसीके ने 16 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आरके नगर सीट पर मुख्यमंत्री जयललिता के खिलाफ जानी मानी शिक्षाविद और बुद्धिजीवी वसंत देवी को मैदान में उतारा है। उनकी छवि महिलाओं सहित अन्य मुद्दों के लिए लड़ाई लड़ने वाली एक जुझारू महिला की रही है। वे तमिलनाडु महिला आयोग की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। तमिलनाडु में वो बड़ी लोकप्रिय मानी जाती हैं और आरके नगर सीट से तीसरी दावेदार हैं पीएमके की महिला शाखा की सचिव पी एजेंस और इसके अलावा चौथी दावेदार हैं डीएमके महिला शाखा की प्रोपेगेंडा सचिव शिमला मुथुचोझन, जो कि पूर्व मंत्री सरगुना पण्यन की बहू हैं। पहले इस सीट से कांग्रेस लड़ना चाहती थी, लेकिन डीएमके ने शिमला को अपना उम्मीदवार बनाया है। कुल मिला के आरके नगर सीट पर महिला उम्मीदवारों की कड़ी टक्कर सामने होगी, लेकिन ऐसे में इन महिलाओं के लिए जयललिता से पार पाना बेहद मुश्किल नजर आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और केरल भाजपा ने केरल के कुन्नूर जिले की कुथुपरम्बा सीट से इस बार सदानंद मास्टर को चुनाव मैदान में उतारा है। कई दशकों से इस सीट पर माकपा का दबदबा रहा है। कुन्नूर जिला राजनीतिक हिंसा के लिए हमेशा से सुर्खियों में रहा है और इस बार भी सबकी नजरें इस सीट पर रहने वाली हैं। कुन्नूर, ये केरल का वो जिला है जहां विधानसभा चुनाव में सबकी नजरें टिकी हैं। कुन्नूर जिला राजनीतिक हिंसा के लिए सुर्खियों में रहा है। दशकों से भाजपा और वाम मोर्चे के बीच यहां कड़ी तकरार रही है। यहां वाम के निशाने पर तमाम सियासी दल रहे हैं। ऐसे हिंसा का शिकार रहे मास्टर सी सदानंदन को भाजपा ने अपना चेहरा बनाया है। वो कुथुपरम्बा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में हैं। सदानंद मास्टर और कम्युनिस्टों के बीच अदावत काफी पुरानी है। सदानंद का भी माकपा में हुआ करते थे, लेकिन माकपा छोड़ वे आरएसएस में शामिल हुए तो माकपा कार्यकर्ताओं को ये नागवार गुजरा और साल 1994 में सदानंद के दोनों पैर काट दिए गए। I am the victim of this political violence. Political violence, the reason for political violence is the political intolerance in the part of CPIM. They are not allowing other people to work freely. In a democratic society, it must not be happen this society. Everybody in each and every political party
must have a freedom to work freely without fear and favor. ये सीट सीपीएम का गढ़ मानी जाती रही है, लेकिन पिछले 2 बार से लगातार सोशलिस्ट पार्टी का इस पर कब्जा रहा है। भाजपा सदानंदन के सहारे कन्नूर की जनता को वाम के खिलाफ एक कड़ा संदेश देना चाहती है। 2011 के चुनाव में सोशलिस्ट पार्टी के केपी मोहनन ने 57,164 वोटों से जीत हासिल की थी। इस बार वो यूडीएफ के समर्थन से जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर के शैलजा एलडीएफ के टिकट से सदानंदन के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। सदानंदन के जरिए भाजपा दोनों निशाने साधना चाहती है। एक तो उसका मकसद माकपा की हिंसा के विरुद्ध एक कड़ा संदेश देना है, तो वहीं दूसरी तरफ सीपीएम के गढ़ में सेंध लगाकर भाजपा की दावेदारी को राज्य में और पुख्ता करना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब चुनाव की टॉप 10 खबरें। भाजपा ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र में राज्य में पूर्ण शराबबंदी का वादा किया गया है। वहीं पार्टी ने केरल विधानसभा चुनाव के लिए अपना प्रचार वीडियो भी जारी किया। तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग द्वारा भेजे गए नोटिस का जवाब दाखिल कर दिया है। आयोग ने जवाब दाखिल करने के लिए ममता को शुक्रवार तक का वक्त दिया था। ममता बनर्जी ने उत्तरी 24 परगना में एक चुनाव रैली में विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। ममता ने कहा कि इस चुनाव में उनकी लड़ाई कांग्रेस और सीपीएम के साथ साथ भाजपा से भी है। पश्चिम बंगाल में हिंसा का दौर तीसरे चरण में भी जारी रहा। मुर्शिदाबाद में मतदान के दौरान सीपीएम के एक कार्यकर्ता की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। चुनाव आयोग ने मामले पर रिपोर्ट तलब की है। चुनाव आयोग ने भाजपा नेता रूपा गांगुली के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार अब्दुल रजाक मोल्ला को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। हालांकि मोल्ला ने इस मामले में माफी मांग ली है। डीएमडी के नेता वाइको ने चुनाव आयोग द्वारा जारी नोटिस का जवाब भेज दिया है। आयोग ने डीएम के अध्यक्ष एम करुणानिधि के खिलाफ कथित जातिवादी टिप्पणी को लेकर वाइको को नोटिस जारी किया था। पीडब्ल्यूएफ के घटक दल वीसीके ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के लिए 13 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने हाई प्रोफाइल आर.के. नगर विधानसभा सीट से वी वसंती को टिकट दिया है। पीपुल्स वेलफेयर अलायंस के घटक दल सीपीआई ने 16 मई को होने वाले पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस केंद्र शासित क्षेत्र में सीपीआई 7 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। तमिलनाडु कांग्रेस में टिकट बंटवारे को लेकर मची खींचतान थमने का नाम नहीं ले रही है। आज पार्टी के वरिष्ठ नेता एमएस हिदायतुल्लाह ने टिकट न मिलने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु में 100% मतदान का लक्ष्य हासिल करने के लिए चुनाव आयोग ने चेन्नई में एक जागरूकता अभियान का आयोजन किया। वोटिंग इज आवर ड्यूटी के संदेश के साथ चलाए गए इस अभियान में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और जनादेश के आज के अंक में इतना ही। दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।